आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक कॉपी देख रहे होंगे और आप देखेंगे कि एक मुख्य परीक्षा जो होती है ना यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस की, उसी की कॉपी है। और ये 2017 के बैच के आप देखेंगे संकेत अग्रवाल, जिनकी 271वीं रैंक आई थी। उन्होंने जो टेस्ट दिया था दृष्टि आईएएस में और उन्होंने जिस तरह से आंसर दिए लिखे, वो कॉपी है। तो इस तरह की कॉपियां देखते रहिए आप लोग। इससे क्या रहेगा कि आप लोगों की भी समझ में आएगा कि शुरुआत में उनकी स्थिति क्या थी और जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो उनकी स्थिति क्या हो गई और किस तरह से वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में आपके दो आपकी क्वालिफाई प्रवृत्ति के पेपर होते हैं, जिसमें आप लोगों को पासिंग नंबर चाहिए होते हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का होता है, 300 नंबर का रहता है और आप देखते हैं कि 3 घंटे का उसके लिए समय रहता है। एक आपने देखा होगा कि रीजनल भाषा का रहता है, और मान लीजिए आप लोगों की हिंदी है रीजनल भाषा, हिंदी को आप लोग चुनते हैं, तो ये 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। और इस पेपर को पास करने के लिए आपको 25% नंबर लाने होंगे, यानी कि आप कहिए कि 75 नंबर लाने होंगे 300 में से, तब आप लोग इस पेपर को पास कर पाएंगे। एक बात और बता दूं आपको, जो आप देखते हैं कि जिसके आधार पर आपको पद मिलता है, जिन नंबरों के आधार पर, उन नंबरों में ये आपका नहीं जुड़ते हैं, ये केवल आपको पासिंग करना चाहिए होता है। इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब आप देखिए, एक कॉपी इनकी हम लोग देख चुके थे, ये दूसरा टेस्ट है इनका, और इसमें आप देखिए 300 में से इन्होंने 82 नंबर हासिल किए हैं, यानी कि ये पास हो चुके हैं। और आप देखेंगे पहले में इनके 64 नंबर थे, ये पहले में बार में जब आंसर राइटिंग कर रहे थे तो ये पास भी नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए कहता हूं कि आप देखेंगे अगर आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो एक दिन आप लोग जो तय करते हैं वहां पहुंच भी जाएंगे। तो आंसर राइटिंग करते रहिए, हर हाल में करते रहिए। अब आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश, कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इन्हें पढ़ लिया करिएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित दिए गए हैं। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे यदि किसी प्रश्न विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो तो। जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये बात आप लोग समझ लीजिए, अभी आंसर राइटिंग आप शुरू करिए, कितने शब्दों में लिख पा रहे हैं, कम में लिख पा रहे हैं, ज्यादा में लिख पा रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, शुरू करिए। आगे आप लोग उसकी जो मांग होगी ना, जितने शब्दों में उतने में लिखना सीख जाएंगे। और उत्तर पुस्तिका का कोई भी पेस्ट अथवा पेस्ट का भाग जो खाली छोड़ा गया हो उसे स्पष्ट रूप से काट दें, ठीक है, कि इस पर आपने कुछ लिखा नहीं है। ये आप देखिए, सबसे पहले 100 नंबर का निबंध आप लोगों को लिखना है और इसमें आपको 600 शब्द लिखने हैं। कितने? 600 शब्द लिखने हैं। और इसमें आप देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें आप देखिए अवसाद का निवारण योग से, दूसरा सब्जेक्ट है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत, तीसरा है डिजिटल भुगतान आंदोलन से गुजरता भारत, 4 है उपभोक्तावादी संस्कृति से ग्रसित भारतीय युवा। इस तरह से आप देखिए 4 में से एक सब्जेक्ट पर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो इन्होंने किस पर लिखा है? डिजिटल भुगतान आंदोलन से गुजरता भारत। तो आप देखेंगे कि सी पर लिखा है इन्होंने। और आप लोगों को बता दूं कि देखिए राइटिंग आपकी अगर समझ में आने लायक है तो बढ़िया है, और सुंदर है तो और अच्छी बात है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए, इतना तो अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह से लिखा है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसे ही एक परिवर्तन आज के भारत में आगाज दे रहा है और जिसे डिजिटल भुगतान आंदोलन कहा जा सकता है। डिजिटल भुगतान का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में पैसों के लेन देन के लिए नोटों की जगह डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करना। और इस आंदोलन से भारत को अनेक लाभ होने की उम्मीदें हैं, लेकिन इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर यह सारी कठिनाइयों का निवारण करने में आप देखेंगे कि हम सफल हुए तो यह तय है कि डिजिटल भुगतान भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। और थोड़ा आप देखिए कि शुद्धता लिखा करिएगा शब्दों में, ठीक है।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 90% लेन देन नोटों के माध्यम से होता है, जिसकी वजह से कई अनचाही घटनाएं उभरती हैं, जैसे नकली नोट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को सहारा आदि। ये लोगों में नोट के प्रति लगाव का मूल कारण यह है कि यह एक बहुत ही सहज व सरल माध्यम है। इसलिए आवश्यक है कि डिजिटल भुगतान को भी इतना ही सरल बनाया जाए। लेकिन यह प्रश्न आता है कि डिजिटल भुगतान को अपनाने से भारत का क्या फायदा है। और आप देखें कि डिजिटल भुगतान के अनेक फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा यह है कि यह भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भागीदारी निभा सकता है। सरकार व आयकर विभाग डिजिटल भुगतान पर तेज नजर रख सकेंगे और भ्रष्ट व चोरी करने वालों को पहचान कर उपयुक्त कदम उठा सकेंगे। डिजिटल भुगतान के और भी फायदे हैं, जैसे आप देखेंगे जैसे कि नकली नोटों की समस्या से निवारण, आतंकवाद तथा माओवाद पर रोक, देश की आर्थिक गति में बढ़ोतरी होना आदि। इस पर यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि क्या हम इस आंदोलन के लिए तैयार हैं। और आप देखेंगे इसका उत्तर देने के लिए हमें सारी चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जो कि बाधा बन रही हैं। और इनमें से प्रमुख है वित्तीय साक्षरता का अभाव, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि वित्तीय साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री दिशा आदि। एक और आप देखिए बड़ी चुनौती है कि इंटरनेट व अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना। और आप देखिए सरकार द्वारा चलाए गए भारत नेट अभियान में इस चुनौती से लड़ा जा रहा है। इनके अलावा यह आवश्यक है कि हर एक के मन में स्वतः इच्छा उत्पन्न हो कि वह डिजिटल भुगतान आंदोलन में भागीदारी दे, ताकि आप देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था एक नए सूर्योदय को देख सके। और डिजिटल भुगतान आंदोलन एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में उभर सकता है और आप देखते हैं कि 21वीं सदी में एक नई रफ्तार दे सकता है। और इसके लिए आप देखिए ना सिर्फ सरकार बल्कि हर एक नागरिक को इस आंदोलन का हिस्सा बनकर इसे अपनाना चाहिए, जिससे हम एक नए भारत का निर्माण होता देख सकें। ये आप देखिए 32 नंबर मिले हैं इसमें, इन्हें 100 में से। अब इनकी क्या कमियां बताई गई हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। एक तो आप देखेंगे कि भूमिका को और स्पष्ट करें, ये इनकी कमी रही है, इसलिए इनके नंबर कटे हैं, पूरे नंबर नहीं मिल पाए हैं। जनसंख्या तक पहुंच को और स्पष्ट करें, ये भी इनकी कमी बताई जा रही है इसमें। भारत की विशाल जनसंख्या के संदर्भ में और चर्चा करें, ये भी आप लोगों देखिए इनकी कमी बताई गई है। और आप देखिए विश्व परिदृश्य में डिजिटल लेन देन की भी स्थिति और स्पष्ट करें। और आप देखिए व्याकरण और आप देखें शब्दों की शुद्धता लिखें, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सही शब्द लिखें, आप देखते हैं ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हो गया आप देखिए निबंध का। अब आप देखिए आपके सामने ये दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त रूप में दीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये आप देखिए 5 रहेंगे और 12-12 नंबर के, यानी कि 60 नंबर के टोटल रहेंगे। यहाँ आप लोगों को देखेंगे, इसे आपको पढ़ना है और इसके आंसर नीचे आप लोगों को यहाँ देना है। देखिए पहला है, किशोरों को रक्षात्मक, गुणात्मक और विकासात्मक संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इन्हें आप देखिए इसमें 4.5 नंबर दिए गए हैं 5 में से। और पुरुष, ये आप देखिए दूसरा है, लेखक के अनुसार सीमा के दूसरी ओर से क्या अभिप्राय है, पुरुष स्त्री में भेद के संदर्भ में और स्पष्ट चर्चा करें। ये सब आप लोग देखिए कॉपी और समझिए कि क्या गलती बताई जा रही है और आप क्या इसमें सही कर सकते थे। फिर आप देखिए गद्यांश में मुहावरे का प्रयोग, लेखक क्या कहना चाहता है। अच्छा प्रयास है, देखिए 6 नंबर इसमें दिए गए हैं, ये आप देखिए। और आप देखिए 5, और आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित महिलाओं में जच्चाओं की मृत्यु आम बात होने का क्या कारण है, संबंधित अन्य कारकों का भी उल्लेख करें। ये 4 नंबर दिए गए हैं। और आप देखिए क्या लेखक महिलाओं को श्रेष्ठ नहीं मानता है, तो लेखक के विचारों को उदाहरण के साथ और स्पष्ट करें। इसमें आप देखिए 4.5 नंबर मिले हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग देखते देखते सब कुछ समझ जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को मिलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और इनसे आपको सीख मिलेगी। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में कीजिए। शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संरक्षण अपनी भाषा में किया जाना चाहिए। ये 60 नंबर का है, आप देखेंगे 60 नंबर का है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप देखिए ये आप अपने शब्दों में और स्पष्ट चर्चा करें। ये आप देखिए, इसे पढ़िए, आप लोग समझिए, खुद देखिए। और मैं कह रहा हूं कि शब्दों को सही लिखिए, शब्दों को सही लिखना है आपको, ठीक है। गलतियां शब्दों में तो नहीं करना है। गद्यांश की मूल भावना और स्पष्ट करें, शब्द सीमा के संदर्भ में इसको थोड़ा और विस्तार दें। 11 नंबर में लिए हुए हैं, देख लीजिए ना।
अब आप देखिए यहाँ निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, 20 नंबर का है देखिए। और इसमें आप देखिए इन्होंने किया हुआ है, व्याकरण गलतियों का ध्यान रखें। एक तो आप अपना बेस मजबूत रखिए शब्दों का, ठीक है। ये आप लोगों को 10 अच्छा प्रयास है, 10 नंबर मिले इसमें 20 में से। अब आप देखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए, ये आप देखिए ऊपर अंग्रेजी में हो गया है अनुवाद, ठीक है। ये आप देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते उनके अब वाक्य प्रयोग करना है। 2-2 के हैं, 5 नंबर के 5 हैं, ये 2-2 नंबर के 10 टोटल। ये आप देखिए अपना सामूह लेकर रह गया, अपना समूह लेकर, हारने के बाद दुखी होना, परीक्षा में असफल होने के बाद वह अपना समूह लेकर रह गया एक। ये आप देखिए अपने खाल में मस्त रहना, अपने अब के बनिया दे उधार, ये अनजान सुजान सदा कल्याण, ये अपनी राजबावली, ये सब इसके देने हैं आपको। ये निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। ये आप देखिए राम आपके दर्शन करना आया, राम आपके दर्शन के लिए आया, देखिए 0 गलत है इनका। पुस्तक को जहाँ से ली थी वहीं को रख दो, पुस्तक जहाँ से ली थी वहीं रख दी। चलिए ये सब आप देखते रहा करिएगा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची देना है, देख लीजिए। किसान का और कृषक 1 नंबर मिल गया देखिए। तो ये सब हिंदी व्याकरण आपको पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ा करिएगा थोड़ा अच्छे से। निम्नलिखित युगों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उनके बीच अंतर भी शब्दार्थ रूप में लिखित रूप में वर्णित हो। ये आप देखिए 2-2 नंबर के हैं 5। अंक संख्या, राम को हमेशा, ये आप लोग देखिए सब। एक की वाक्य में दोनों शब्दों को इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। ये आप देखिए अंतर देखें। चलिए ये सब, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूसरा टेस्ट इनका हो गया, क्वालिफाई जो पेपर है हिंदी का उसका। इनके और भी कुछ टेस्ट हैं, उन्हें भी देखेंगे। वो किस तरह से आप देखिए सुधार करते जा रहे हैं, इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ये 2017 बैच के हैं, याद रखिएगा। इनका क्या नाम है, संकेत अग्रवाल है। 271वीं रैंक आई थी इनकी, ठीक है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग इस तरह की कॉपियाँ इनकी सबकी देखते रहेंगे।